हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अभी आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम लोगों की फ्री क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हर सब्जेक्ट की, मतलब जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किए हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस टेक, इन चार सब्जेक्ट्स की क्लासेस, मतलब तीन तीन क्लासेस आ चुकी हैं और ऐप के ऊपर अपलोड भी हो चुके हैं। जिन्होंने देख ली हैं बहुत बढ़िया, नहीं देखी हैं जाके आप देख सकते हो। उनकी पीडीएफ भी लेक्चर के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है। इवन वीकेंड पे हम लोग ट्राई करेंगे कि इन क्लासेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप चीजों को एग्जाम टाइम पे याद रख पाए। तो आज हमारी साइंस टेक की फोर्थ क्लास है। अब देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने तीन क्लासेस पूरी कर ली हैं। जो बेसिक चीजें थी एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। हम लोगों ने मिसाइल्स पढ़ी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ा, कौन कौन सी मिसाइल्स उसके तहत बनाई गई, कौन सी शॉर्ट रेंज थी, कौन सी लॉन्ग रेंज, कौन सी इंटरमीडिएट रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी, बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल के बीच में डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया, चीफ ऑफ डिफेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, डीआरडीओ के बारे में भी पढ़ा। तो ये चीजें हम लोग अभी कवर करते हुए आ रहे हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। आप लोगों ने पहली क्लास भी देखी होगी जिसमें हम लोगों ने पीवाईक्यू के बारे में बात की थी। आज देख लेते हैं, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो डिफेंस से रिलेटेड जो टर्म्स है, हम लोग ऑलरेडी इससे पहले वाली क्लास में कुछ टर्म्स हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, लेकिन अभी भी बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो बची हुई हैं और जिनको एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो वो टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को याद होगा, ओके, आप लोगों ने सबने एक मूवी देखी होगी, उरी। ये डेट तो सबको याद होगी। ओके, नहीं याद है तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 26 Feb 2019। ओके, इससे पहले 14 फरवरी को, आई थिंक 14 फरवरी या 19 फरवरी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट डेट, इंडिया पे एक अटैक होता है। ओके, और उसका काउंटर करता है इंडिया, उसका जवाब देता है इंडिया, अपने आप को प्रूव करता है कि देखो, पाकिस्तान एक बात बोलता है कि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, तो वो डिटरेंस क्रिएट कर रहा था, बट ऐसा नहीं है। इंडिया पे अगर कोई आपत्ति आएगी, कोई अटैक होगा, तो इंडिया उसका जवाब अच्छे से दे सकता है। तो इंडिया एक स्ट्राइक करता है जिसको आप लोग जानते होंगे, बालाकोट स्ट्राइक। ओके, बालाकोट स्ट्राइक के नाम से या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, ये वर्ड उस टाइम पे फेमस हुआ। ओके, तो इसके ऊपर मूवीज भी बनी है। तो उस टाइम एक, जैसे इंडियन एयरफोर्स जाती है, एलओसी को क्रॉस करती है और बालाकोट जो कि पाकिस्तान में है वहां पे जाके स्ट्राइक करती है, अटैक करती है, और वहां पे जो बॉम्ब गिराती है, उस बॉम्ब का क्या नाम था वही हम लोग अभी देखेंगे। ओके, उस बॉम्ब का नाम था स्पाइस 2000। क्या नाम था? स्पाइस 2000। कहां पे यूज किया गया? बालाकोट स्ट्राइक में यूज किया गया, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज किया गया। क्लियर हो गया? यहां पे आपको ये भी पता चल गया बालाकोट कहां पे, ऑलरेडी आप जानते होंगे। बट स्पाइस 2000 जो बॉम्ब है वो इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट स्ट्राइक में यूज किया था, पाकिस्तान को जवाब दिया था वहां पे। हम लोगों ने लिया कहां से था? ये बनाया किसके द्वारा जाता है? तो वो इजराइल के द्वारा बनाया जाता है। ओके, ये हम लोगों ने कहां से लिया है? इजराइल से। तो यहां पे आप याद रखिएगा कि स्पाइस 2000 जो बॉम्ब है वो कहां से इंपोर्ट किया हम लोगों ने? इजराइल से। आज ये इंडियन एयरफोर्स में यूज किया जाता है टू हिट द टारगेट्स, है ना। अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो हम लोग इन बॉम्ब्स का यूज कर सकते हैं। इट कैन बी वेरी इफेक्टिव, है ना, टू डिस्ट्रॉय द एनिमीज लोकेशन। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कहां पे बना हुआ है ये बॉम्ब? इजराइल में। ओके, कंट्री का नाम पूछ सकता है, बट हमें पता चल गया हाँ भाई कहां पे। याद हो गया? चलें आगे, आगे बढ़ लेते हैं। तो इसी तरीके की टर्म्स आपसे पूछी जाती हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने पीवाईक्यू में देखा भी था, टर्म दे दिया, कंट्री का नाम पूछ लेगा क्या, या स्पाइस 2000 आप लोगों को बोल देगा क्या ये कोई मिसाइल है या फिर ये कोई बॉम्ब है।
तो आपको याद रखना है कि जो स्पाइस 2000 जो है वो बॉम्ब है। ओके, अब आगे आ जाते हैं। एक और चीज आप लोगों ने न्यूज में बहुत सुनी होगी या बचपन में भी एक मूवी देखी होगी, टाइटन, है ना, सब लोगों ने देखी होगी। ओके, नहीं देखी हो तो देखना जाके, बहुत बढ़िया मूवी है। अब क्या हुआ कि कुछ लोगों को ऐसा, मतलब वही ना कि टूरिज्म सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी है ओशन गेट। ओके, ये क्या करती है, लोगों को बोलती है कि भाई चलो हम आप लोगों को टाइटन का जो अवशेष जो बचे हुए हैं, उस शिप के जो अवशेष बचे हुए वो दिखा के लेके आते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, 5 लोगों को बैठाते हैं, ये एक छोटा सा शिप टाइप, ओके, ये क्या है, सबमर्सिबल, आपका क्रूड सबमर्सिबल है। ओके, इसमें समुद्र के अंदर लेके जाते हैं। और किस लिए गए थे, ताकि जो टाइटन का जो रैकेज है या फिर जो हम अवशेष की बात करें वो बचा, उसको देखने के लिए गए थे। तो इसका नाम भी क्या रखा गया है, द टाइटन, ये जो शिप गया था। ओके, लेकिन ये क्रूड था, मतलब इसमें लोग बैठे थे, 5 लोग बैठे हुए थे। ओके, ये अंदर जाते हैं। ओके, और 3500 फीट जब ये अंदर जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, जैसे एक होता है एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन फटना है ना, और इम्प्लोजन, मतलब ये सिंपली क्या हुआ कि यहां पे इतना हाई प्रेशर लगा वाटर का कि इम्प्लोड हो गया। ओके, और विद इन सेकेंड्स यहां पे जो 5 लोग थे वो मर गए थे, विद इन सेकेंड्स। वाटर प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था। और इम्प्लोजन तभी होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर और जो इंटरनल प्रेशर होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये क्या होगा, श्रिंक हो गया और फिर ब्लास्ट हो गया, फट गया, मतलब, है ना। तो ये टाइटन अगर आपके पेपर में आ जाए कि द टाइटन क्या था, तो ये क्रूड सबमर्सिबल्स था। ओके, क्या था, क्रूड सबमर्सिबल्स। क्लियर हो गया। एक प्राइवेट कंपनी टूरिज्म को इंप्रूव बढ़ाने के लिए कि भाई चलो 5 लोगों को वहां लेके जाती है, बट ये एक बड़ा हादसा वहां पे हो जाता है। क्लियर हो गया, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और नई टर्म आप लोगों के न्यूज में सुनी होगी। ओके, देखो, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन डिफेंस की अगर हम लोग बात करें तो डिफेंस में क्या होता है कि हमारे डिफेंस रिलेशंस भी होते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, और हम वहां से वेपन्स, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स ये इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनको देते भी हैं। तो ऐसे ही MQ-9B रीपर, ओके, MQ-9B रीपर, ये टर्म न्यूज में है। ये क्यों है, क्योंकि ये एक ड्रोन है जो इंडिया कहां से ले रहा है, यूएस से ले रहा है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ड्रोन की जो एप्लीकेशंस है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। चाहे हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ या डे टू डे लाइफ में बात करें, जैसे आजकल के डे टू डे जो फंक्शन है, जैसे कोई डिलीवरी करनी है तो बहुत सारी फर्म्स जो डिलीवरी करती हैं वो भी इनको यूज कर रही हैं ड्रोन से डिलीवरी को, जैसे पिज्जा डिलीवर करना है कहीं पे तो वो, या फिर मेडिकल किट्स डिलीवर करने हैं, तो इस तरीके से ड्रोन यूज में आ रहे हैं। ऐसे ही डिफेंस में भी ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है टू हिट द टारगेट्स, ओके, या फिर टू डिलीवर द वेपन्स, अलग अलग फंक्शंस है। तो ऐसे ही ये एक सी गार्जियन ड्रोन है जो कि इंडिया ले रहा है, कहां से, यूएस से। इसका नाम क्या है, MQ-9B रीपर। क्या नाम है, MQ-9B रीपर। क्लियर है, ध्यान रखना। तो आपसे अगर वहां पे ये आ जाए MQ-9B रीपर क्या है, तो ये एक ड्रोन है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अगर कंट्री का नाम पूछता है तो कहां का है, यूएस का है। तो अभी आप लोगों ने, मैं एक बार फिर से रिवाइज करूं, स्पाइस बॉम्ब कहां का है, कहां से लिया हम लोगों ने स्पाइस 2000, इजराइल से। याद हो गया, ठीक है। तो सेम ऐसे ही MQ-9B रीपर। क्लियर है, चलो आगे आ जाते हैं भाई। एक और टर्म न्यूज में है, उसका नाम है MH-60R रोमियो, जो कि क्या है, ये एक हेलीकॉप्टर है। ओके, तो ये इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है। ये क्या है, एक हेलीकॉप्टर है। रोमियो नाम से क्या याद आना चाहिए, हेलीकॉप्टर। रीपर से क्या याद आना चाहिए, ड्रोन। कहां से लिया, यूएस से। ये भी कहां से लिया, यूएस से ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी भी होंगी जब आप मेंस का आंसर लिख रहे होगे। इंडिया और यूएस के रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे डिफेंस रिलेशंस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। ओके,
बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी जैसे ट्रंप वहां पे जीत के आए हैं, तो लेट्स सी कि इंडिया के क्या रिलेशंस रहते हैं, इंपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, या डिफेंस में हम ट्रेड इंप्रूव करते हैं या नहीं। ओके, तो इस तरीके से इंडियन नेवी ने क्या रिसीव किया है, आपका रोमियो हेलीकॉप्टर। कहां से लिया है, यूएस से। तो ये नाम आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर है, ये एक एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर प्लेटफॉर्म है। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। नीर काशी। ओके, नीर काशी। ओके, नीर काशी टर्म जो है आप लोगों ने अगर सुनी होगी, जैसे यूएवी होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं ना, कि जैसे ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स को बेसिकली हम लोग बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल। वैसे ही ये एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है। ओके, जैसे भाई ड्रोन्स तो हवा में उड़ते हैं, ऐसे ही ये अंडर वाटर जाएगी। क्लियर है, ये आप इसका फोटो यहां पे देख सकते हो। इट्स एन आई इन द वाटर, इट विल एक्ट लाइक एन आईज इन द वाटर। कि ये जो ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, ये किस काम आ सकता है, कि ये किसी चीज को हिट करना हो। ओके, ये शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है, और ये पानी के अंदर जाके चीजों को डिटेक्ट कर सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें माइंस की बात करें, अगर मान लो वाटर में भी माइंस हैं, अंडर सरफेस भी वाटर के अंडर सरफेस माइंस हैं, तो उनको भी डिटेक्ट कर सकता है, या फिर वहां पे डिसोल्व कर सकता है उनको, या फिर मतलब उनको नष्ट कर सकता है। क्लियर हुआ, तो नीराकाशी के बारे में आप लोग याद रखना, ये क्या है, एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, जो कि माइंस को क्या करना, डिटेक्ट करने के, और कहां पे, अंडर वाटर, है ना, सरफेस के अंडर चलता है, मतलब वाटर सरफेस में के नीचे ये चलता है। क्लियर हो गया, नीराकाशी के बारे में नाम याद हो गया आपको। आगे आ जाते हैं। ऐसे ही आप देखोगे एक और नाम है वरुणास्त्र। ओके, वरुणास्त्र। वरुणास्त्र आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत मूवीज में भी देखा होगा। टोरपीडो वर्ड आप लोगों को न्यूज में, कोई न्यूज़पेपर अगर पढ़े हैं तो वहां पे है कि भाई टोरपीडो ना। तो टोरपीडो बेसिकली क्या होता है, ये अंडर वाटर जाते हैं, शिप से लॉन्च किए जाते हैं, और इनका सिंपल एक काम जो होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो होता है, जो एनिमी की जो शिप्स हैं, दुश्मन की जो शिप्स हैं, जहाज हैं या फिर सबमरीन्स हैं, उनको ब्लास्ट करता, उनको उड़ाने में काम आता है ये। ओके, तो वरुणास्त्र हमारा क्या है, एक एंटी सबमरीन टोरपीडो है। याद हो गया, वरुणास्त्र क्या है, एंटी सबमरीन टोरपीडो, और ये अभी इंडियन नेवी में भी ये इंडक्ट कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। ये सारे नाम याद करते जाना है, कोई भी नाम सीधे सीधे नाम पूछे जाते हैं आपसे, या फिर क्या करेगा, दो चीज तीन चीजों को या चार चीजों के नाम इधर दे देगा और आपसे पूछेगा, मैच करा लेगा इधर क्या क्या है ये। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट संजय। ओके, आप लोग देख रहे होगे इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। डिफेंस में भी अगर हम लोग बात करें आर्मी की, तो आर्मी को क्या करना है, आपको बहुत सक्षम बनाना है, उसको टेक्निकली एडवांस बनाना है। अब टेक्निकली एडवांस कैसे बनाना है, कि अगर उनको हम लोग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दें, ताकि वो सर्विलेंस सिस्टम, अगर मान लो जैसे कोई एक एरिया है, वहां पे वॉर हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई जंगल है, या फिर कोई ऐसा एरिया या ऐसा टेरेन है जो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वहां पे क्या करना है, उसका हमें सर्विलेंस करना है, सर्विलेंस सिस्टम को इंप्रूव करना है। तो ये प्रोजेक्ट संजय के तहत यही चीजें की कि सेंसर्स डिप्लॉय किए जाएंगे। उन सेंसर से वॉर रूम में बैठ के, या फिर जो वहां पे जो लोग होंगे वो बैठ के देख सकते हैं कि हाँ, क्या सर्विलेंस सिस्टम है, किस तरीके का टेरेन है, कहां पे हमारे आर्मी पर्सन है, कहां से अटैक हो सकता है। तो यह सारी चीजें प्लानिंग की जा सकती है। ओके, तो ये कहां से, ये क्या करेगा, टू क्रिएट मल्टीपल सर्विलेंस सेंटर्स फॉर द फील्ड फॉर्मेशंस एंड अनेबल द इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेंसर्स। बहुत सारे सेंसर्स लगा दिए जाएंगे जहां से कि डेटा कलेक्ट कर लिया जाएगा, और आपको किस लिए हेल्प हो जाएगा, सर्विलेंस सेंटर्स क्रिएट करने में इन दी फील्ड फॉर्मेशन। तो प्रोजेक्ट संजय इसलिए लॉन्च किया गया। ओके, तो ये क्या कर रहा है, एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम क्रिएट कर रहा है। तो आपसे सीधा आ जाएगा कि प्रोजेक्ट संजय का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर क्रिएटिंग बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। याद हो गया, चलें आगे। चलो, मिलान। ओके, एक तो आप लोगों ने देखा होगा एसी मिलान, है ना, फुटबॉल, अगर हम लोग फुटबॉल की बात करें तो एसी मिलान क्या है, एक ग्रुप है, सॉरी क्लब है फुटबॉल का। ओके, तो ऐसे ही एक नाम है मिलान। ओके, और ये क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ओके, किसके लिए है, आर्मी के लिए। ओके, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये कहां से एक्वायर किया हम लोगों ने, फ्रांस से एक्वायर किया है।
अब इंडिया में भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसका नाम क्या है? नाग। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और अगर मैं बात करूं, कल हम लोगों ने क्लास में देखा भी था, तो नाग के साथ साथ कौन सी ऐसी 4 मिसाइल्स थी जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बनाई गई थी? तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में यह बता दो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक तो कितनी मिसाइल्स बनाई गई थी, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, दूसरी चीज और कब लॉन्च किया गया था, ईयर कौन सा था। तो ये सारी चीजें एक बार आप बताइए, आपको याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेता हूं। 5 मिसाइलें थी, उनमें आप ये बताइए कि सरफेस टू सरफेस कौन सी थी और सरफेस टू एयर कौन सी थी। तो ये तो चीजें आप याद होगी होंगी, ऑलरेडी हम 2 लेक्चर्स में इनमें एक एक करके ये सारी चीजें देख चुके हैं। तो मिलान के बारे में आपको सीधा मिलान अगर याद आ जाता है, एक तो फुटबॉल क्लब है, दूसरा क्या है, ये आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ओके, आर्मी में हम लोग इसको यूज करेंगे। आगे आ जाते हैं। अब हमारे रिलेशंस अदर कंट्रीज के साथ भी हैं, और इसमें अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मिसाइल्स इंडक्ट की गई, और हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं वहां से। तो उसी में एक नाम आता है बराक 8। ओके, तो बराक 8 क्या है, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। पर्टिकुलर सरफेस से क्या करेगी, एयर पे जाके हिट करेगी किसी टारगेट को। ओके, ये किसका इनिशिएटिव? इंडिया और इजराइल का इनिशिएटिव है। क्लियर हो गया? बराक 8 की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इनिशिएटिव किसका है? इंडिया और इजराइल का। इंडिया और इजराइल के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बट अभी एक बहुत टफ स्टैंड इंडिया को लेना पड़ रहा है, चाहे वो हम लोग पैलेस्टीन की बात करें, है ना। तो ये एक डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया इस चीज को हैंडल कर रहा है, क्योंकि अभी इजराइल और गाजा में जो वॉर है उसको बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा, और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं बहुत एफिशिएंट है इन चीजों में। तो वो चीजें आप न्यूज़पेपर में पढ़ भी रहे होगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बराक 8 की अगर रेंज की बात करें तो वो 70 टू 100 किलोमीटर, कितनी रेंज है? 70 टू 100 किलोमीटर है। अगर स्पीड की बात करें तो 2 मैक है। 2 मैक है, तो मैं अगर ये आपसे पूछूं तो क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल है या सुपरसोनिक है या सबसोनिक है? तो आप ये कमेंट में बताइए कि स्पीड के बेसिस पे हम लोगों ने देखा होगा मिसाइल्स का क्लासिफिकेशन हुआ था। कौन सी मिसाइल्स का? क्रूज मिसाइल्स का हम लोग कर रहे थे। तो कौन कौन सी मिसाइल्स हैं जो हाइपरसोनिक है, आपको एग्जांपल याद होने चाहिए। ओके, या फिर कौन सी मिसाइल है जो सुपरसोनिक है, इंडिया की अगर बात करें तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बराक क्या है आपका? सरफेस टू एयर मिसाइल है, 70 टू 100 किलोमीटर इसकी रेंज है। अगर हम स्पीड की बात करें तो वो कितनी है? 2 मैक है। किसका इनिशिएटिव है? इंडिया और इजराइल का इनिशिएटिव। क्लियर है? याद हो गया? तो आप ये एग्जाम्पल्स, हाँ एक चीज और मैं अभी मेंस के लिए यहां पे बता दूं, जो लोग अभी भी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो एक चीज ध्यान रखा करो हमेशा आप, ऐसे एग्जाम्पल्स जो हम बात करते हैं ना, वैल्यू एडिशन करनी होती है अपने को अपने आंसर्स में, तो कहीं भी जब आप डिफेंस की बात करोगे या किसी मतलब कंट्री से रिलेशंस की बात करते हो, तो हर पॉइंट में आपको एग्जांपल्स देने होते हैं। तो ये जो अब हम पढ़ रहे हैं ना, कहीं भी जब अगर मान लो इंडिया और इजराइल के रिलेशंस की बात आती है, तो बराक 8 का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और यही आपके आंसर्स को बेटर बनाता है या डिफरेंट बनाता है, जब आप एक पॉइंट पे एक एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर को दे देते हो। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा, चाहे जैसे यूएस के अभी हम लोगों ने हेलीकॉप्टर की बात कर लो, या अलग मिसाइल की बात कर लो, या कोई और इक्विपमेंट की बात करें, तो ये एग्जाम्पल्स आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, अगर आप अपने आंसर्स को अलग बनाना चाहते हैं। यही वैल्यू एडिशन है, कोई अलग चीज नहीं होती है कि हम अलग कुछ ले आए। नहीं भाई, आपने कोई पॉइंट लिखा, उस पॉइंट को जस्टिफाई कर दो किसी एक पॉइंट से, या किसी एक एग्जाम्पल से, किसी एक स्कीम से। तो हर क्वेश्चन में जब आप इस तरीके से ट्राई करते हो, तो आपके आंसर्स जो हैं वो बेटर बनते हैं, और दुनिया से या बाकी से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये एक दो चीजें मैं मेंस की वैसे ही बता रहा था आप लोगों को। क्लियर हो गया? ये देख लिया हम लोगों ने। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। मैत्री QRSAM, ओके, इस बार QRSAM न्यूज वो अपने मेंस के पेपर में भी आया हुआ था, हालांकि वहां पे शायद वो मिस प्रिंटिंग था, आप लोगों ने देखा भी होगा, ओ शायद लिखा हुआ था, तो वो QRSAM में ही है। अगर आरपीएससी ने उसको QRSAM ही माना।
क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये मैत्री मिसाइल डेवलप की गई है, किसके द्वारा डेवलप की गई है? डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है। ओके, लो फ्लाइंग एरियल टारगेट्स को अगर हिट करना हो कि बहुत कम जो एल्टीट्यूड पे जो कुछ भी मान लो, चाहे ड्रोन हो या फिर कोई एयरक्राफ्ट हो या फाइटर जेट हो जो बहुत लो एल्टीट्यूड पे उड़ रहे हो और वो टारगेट कर रहे हो इंडिया को, तो उनको हिट करने के लिए मैत्री QRSAM हम लोगों ने क्या किया है, एक मिसाइल बनाई है जो कि डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है। इसकी रेंज की अगर बात करें तो वो 25 से 30 किलोमीटर है। कितनी रेंज है? क्योंकि अभी देखा हमने एक बात की कि ये लो एल्टीट्यूड टारगेट्स को हिट करने के लिए है, तो लो एल्टीट्यूड में मतलब कि कम हाइट पे, तो कम हाइट पे बोले तो 25 से 30 किलोमीटर तक की हाइट में ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है। तो नाम याद हो गया, मैत्री। ओके, मैत्री वैसे हमारी मिलिट्री वो एक्सरसाइज भी है, डिफेंस एक्सरसाइज। वो आप बताओगे कि किस कंट्री के साथ हम लोगों की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है या डिफेंस एक्सरसाइज है उसका नाम मैत्री है। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। अब एक स्कीम स्टार्ट की गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, DTIS। क्या है? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ओके, बेसिकली क्या है कि डिफेंस सेक्टर में क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करना है या बूस्ट करना है। हम लोग बात करते हैं कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है, कि ताकि मेड इन इंडिया चीजें हो या मेक इन इंडिया वाली चीजों को प्रमोट करना है, तो उसमें ये एक स्कीम कारगर साबित हो सकती है। ऐसे एग्जांपल्स आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे भी ये आप एज एन एग्जांपल दे सकते हो। ये कब स्टार्ट की गई थी? 2020 में स्टार्ट की गई थी। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछेगा कि जो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, पहली चीज तो वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की गई, दूसरी चीज वो किस ईयर में स्टार्ट की गई थी, तो वो 2020 आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछ लेगा कि DTIS स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको याद रखना है कि सिंपली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव करना है। किसमें? हमें डिफेंस में, मतलब सॉरी, डिफेंस में क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करना है। ओके, तो क्लियर हो गया, याद कर लोगे आप लोग? ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट 75। देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने ना डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं। जैसे हम लोग प्रोजेक्ट 75 की बात करें, प्रोजेक्ट 15 की बात करें, ओके, प्रोजेक्ट 75I की बात करें, और हर एक प्रोजेक्ट का एक अलग अलग मोटिव है या फिर ऑब्जेक्टिव है। तो अगर प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो इस प्रोजेक्ट 75 में क्या है कि 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाने थे। क्या करना था? 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनानी थी। ओके, ये आप फोटो देख सकते हो कि सबमरीन्स किस तरीके से दिखती हैं। ओके, जो पानी के अंदर चलती हैं और पानी के सरफेस पे भी चलती हैं। तो ये आपको मतलब इंडियन गवर्नमेंट क्या बनाना चाहती थी? पहले तो था कि 30 बनानी है और 2030 तक बनानी है, बट उसको चेंज कर दिया गया। टारगेट अब रखा गया कि 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनानी है। ओके, तो ये और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो हो रही है वो हमारी कहां से है? वो फ्रांस से हो रही है। कहां से हो रही है? फ्रांस से। ओके, तो प्रोजेक्ट 75 अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो किस चीज से रिलेटेड है? वो सबमरीन से रिलेटेड है। सिंपल, आपको बस ये भी याद रख लोगे तो भी बहुत है, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट 75 जो है वो क्या है, किस चीज से रिलेटेड है? वो आपका सबमरीन से रिलेटेड है। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सी 6 सबमरीन्स है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। कौन सी 6 सबमरीन है, कोई बता सकता है? इधर कमेंट करो आप, है ना? आपको याद होंगी भी, आपने पढ़ी भी होंगी। आप लोगों को अगर ऐसे याद नहीं है तो ऐसे याद होंगी, 3K और 3V, है ना? ऐसे याद होंगी। एक बार देख लेते हैं अभी यहाँ पे। आप लोगों को ऐसे तो जरूर याद होंगी, 3K और आपका 3V। तो K से कौन कौन से 3 नाम थे आपके? कालवेरी, ओके, खांडेरी, ओके, और एक और आप लोगों ने देखा होगा, करांज। ओके, तो ये 3K से ये 3 नाम आपको होने चाहिए, कालवेरी, खंडेरी और करांज। ओके, और अगर वी की बात करें हम लोग की 3V में कौन कौन सी थी? एक तो है आपकी वेला, एक वजीर और एक वागशीर। ओके, तो ये 3V से और 3K से ये 6 सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जाएंगी। ओके, टेक्नोलॉजी जो हम वो कहां से ले रहे हैं? फ्रांस से ले रहे हैं।
नाम याद हो गए, टेक्नोलॉजी का पता चल गया। ओके, सॉरी, एक मिनट। तो ये नाम याद हो गया, प्रोजेक्ट 75 क्लियर हो गया आपको। ओके, तो ये चीजें भी डायरेक्टली पूछी जाएगी, आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रोजेक्ट 75 इज रिलेटेड टू, तो वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रोजेक्ट 17A। ओके, प्रोजेक्ट 17A, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स के तहत अलग अलग ऑब्जेक्टिव था कि कुछ कुछ चीजें बनानी है, जैसे प्रोजेक्ट 75 में सबमरीन बनानी है, ऐसे ही प्रोजेक्ट 71 की अगर बात करें तो फ्रिगेट्स बनाने, स्टील फ्रिगेट्स बनाने हैं। ओके, ये इस तरीके के जहाज हैं, ये मान लो कि ये दुश्मन के रडार से भी पकड़े नहीं जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इनको डिटेक्ट करना। ओके, तो अभी तक क्या है कि भाई 7 बना दिए गए हैं, है ना, 7 ही बनाने हैं। और चार की अगर बात करें तो वो कौन बना रहा है, मसगांव डॉक शिप बिल्डिंग्स जो कि मुंबई में है। और 3 शिप की अगर बात करें तो गार्डन रीच शिप बिल्डिंग्स, ये अपने को याद करने की जरूरत नहीं है कि कहां कहां पे बनने हैं, बस अपने को इतना याद रखना है कि प्रोजेक्ट 17A जो है उसके तहत क्या चीजें बनाई जा रही है, सबमरीन बनाई जा रही हैं या स्टील फ्रीगेट्स बनाए जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत क्या बनाया जा रहा है, स्टील फ्रीगेट। और स्टील फ्रीगेट की इनकी जो फीचर्स की अगर बात करें तो ये इजीली रडार, जो दुश्मन का जो रडार है, अगर वो डिटेक्ट करना चाहता है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। ओके, कितने बनाने हैं, 7 बनाने हैं। अगर उन 7 के हम लोग नाम की अगर बात करें तो ये उनके नाम है, और ये जो माउंटेन रेंजेस है इनके नाम पे इनका नाम दिया गया है। ओके, तो ये अभी एक बार देख लीजिए आप लोग, जैसे INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी, ओके, और एक महेंद्रगिरी। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इनके साथ साथ मैं आप लोगों से एक चीज पूछने, आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे, है ना, तो ज्योग्राफी में आपको ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, आपको ये बताना है कि ये जो माउंटेन, जैसे मैं नीलगिरी की अगर बात करूं, चाहे मैं हिमाद्री की बात करूं, या फिर मैं अगर बात करूं उदयगिरी की, या फिर बात करूं दूनागिरी की, या तारागिरी की, विंध्यागिरी की, या महेंद्रगिरी की, ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये किस किस स्टेट्स में है वो आपको बताना है। ओके, या फिर इन जो हाईएस्ट पीक क्या है इनसे रिलेटेड वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, तो ये क्लियर हो गया। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। तो प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 17A ये दोनों आपको याद हो गए होंगे। अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट 15 की, तो प्रोजेक्ट 15 के तहत क्या बनाया जाएगा, उसके तहत बनाया जाएगा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। ओके, क्या बनाए जाएंगे, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाए जाएंगे, जैसे कि INS दिल्ली, INS मैसूर, INS मुंबई। ओके, तो प्रोजेक्ट 15 में क्या बना रहा है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय। प्रोजेक्ट 17 में क्या बना रहा है, 71A में स्टील फ्रिगेट बना रहा था। प्रोजेक्ट 75 में क्या बना रहा था, सबमरीन। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। प्रोजेक्ट 15A में भी क्या बना रहा है, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बना रहा है, जैसे INS कोलकाता, INS कोची, ओके, INS चेन्नई। ओके, सेम यहाँ पे प्रोजेक्ट 15B में। तो प्रोजेक्ट 15B आप याद रखना बस कि 15 में क्या बना रहा है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। ओके, इतना ही हमें पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, चलें आगे। ओके, तो ये हम लोगों ने INS इम्फाल जैसे ये पहला डिस्ट्रॉयर है। ओके, तो जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के नाम पे बनाया गया। ओके, पहला मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। क्लियर है, चलो आगे देख लेंगे। तो INS इम्फाल के बारे में अगर मान लो कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है कि ये पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के नाम पे पहला मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, तो हाँ ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और ये बनाया किसके तहत जा रहा है, प्रोजेक्ट 15B। तो प्रोजेक्ट 15 आपको याद होना चाहिए। चलें आगे। INS इम्फाल हम लोगों ने देख लिया अभी। ओके, सागर मैत्री मिशन। ओके, सागर मैत्री मिशन आपको लोगों को नाम से भी क्लियर हो रहा होगा ना, सागर मैत्री मिशन मतलब इट्स लाइक कि कोऑपरेशन हमें बढ़ाना है। किन के साथ बढ़ाना है, हमारी जो
इंडियन ओशियन रिम जो कंट्रीज हैं उनके साथ, जो इंडियन ओशियन के आसपास जो बगल की जो कंट्रीज हैं, 8 जो कंट्रीज बेसिकली हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, उन कंट्रीज के साथ हमें क्या करना है, अपने रिलेशंस को बढ़ाना है, सोशो इकोनॉमिक और साइंटिफिक जो कोऑपरेशंस हैं, कोलैबोरेशंस हैं, उनको इंप्रूव करना है। तो उसी के लिए चलाया गया है सागर मैत्री मिशन। अभी मैत्री मिसाइल भी हम लोगों ने देखी थी, मैत्री एक एक्सरसाइज भी है, वो भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो क्लियर हो गया। सागर पॉलिसी, यहां पे भी आप लोगों से क्या कर रहेगा, सागर की फुल फॉर्म पूछ लेगा, सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, कि सागर की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्लियर हो गया, सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मैत्री इनिशिएटिव, और ये हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है, याद रखना सागर मैत्री मिशन किस चीज से रिलेटेड है, सागर की फुल फॉर्म क्या है, कि हमें जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के साथ हमें क्या करना है, अपने सोशो इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक कोलैबोरेशन से को इंप्रूव करना है, बढ़ाना है। क्लियर है, चलो आगे आ जाते हैं भाई। प्रोजेक्ट मौसम, ओके। आप देखते होंगे कि मॉनसून जो है वैसे हमारे सिलेबस में भी है, और इंडिया में अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में या सोशली या कल्चरली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मेंस का एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मॉनसून कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग लाइक इंडिया सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली, तो क्या आप उसका आंसर 5 नंबर में या 10 नंबर में लिख सकते हो? तो आप अगर लिख सकते हो तो उस क्वेश्चन का आंसर लिख के हमें भेज देना, हम चेक कर देंगे आपको आंसर। ठीक है, कि किस तरीके से मॉनसून जो है, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो कि मॉनसून किस तरीके से एक साइन है यूनिटी का इंडिया में, ओके, और वो सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली किस तरीके से डेवलप करता है, किस तरीके से इंटीग्रेट करता है इंडिया को। तो ये आप क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, इसका आंसर लिख के भेजिएगा। ओके, तो प्रोजेक्ट मौसम जो है, ओके, प्रोजेक्ट मौसम जो है वो रिलेटेड है कि भाई जो हमारा इंडियन ओशियन है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मॉनसून आता है, तो मॉनसून किस तरीके से, है ना, उसको ट्रैक करना, और वो किस तरीके से बेनिफिशियल था हमारे रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे इन जो कंट्रीज में जहां पे मॉनसून बेसिकली आता है, तो वहां के देशों के साथ हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, क्योंकि मॉनसून भी एक समय पे कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो इसी तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट मौसम चला रहे हैं टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशन। और क्यों? क्योंकि हम लोग उनकी कल्चरल वैल्यूज को जान सकें। जैसे मैंने अभी आप लोगों से मेंस का क्वेश्चन जो बोला है, तो वो आपको लिख के हमें बताना है कि हमें उनकी कल्चरल वैल्यूज में किस तरीके से मॉनसून जो है वो हेल्प कर सकता है। ओके, तो ये प्रोजेक्ट मौसम चलाया गया है। ओके, और किसके द्वारा चलाया गया है ये आपको बताना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोजेक्ट मौसम। सीधा आ जाए कि प्रोजेक्ट मौसम जो है किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, तो वो किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ध्यान रखना कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगर वहां पे दिख नहीं रहा हो तो आपको ये लीजिए। क्लियर हो गया? याद कर लिया कि हमें बस कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन इंप्रूव करना है, उनकी कल्चरल वैल्यूज को जानना है, ताकि हम भी उनसे कुछ कुछ चीजें सीख सकें। ओके, डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस एक्सरसाइजेज आप लोग न्यूज में देखते होंगे, आए दिन कोई ना कोई डिफेंस एक्सरसाइज किसी ना किसी कंट्री के साथ हो रही होती है ना। ओके, तो ये न्यूज में भी आती है, ये हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये टेबल मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप लोग खुद से याद कर लोगे। ये पीडीएफ हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो ये डिफेंस एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको याद करनी है, न्यूज में भी आती है। करंट अफेयर्स में भी, जैसे हमारी जो तेजस करंट अफेयर्स आती है, उसमें सारे साइंस टेक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है, डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो सारी कवर की गई हैं। तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सूर्य किरण जो है वो किस किस कंट्रीज के बीच में है, या मिलन जो है, अभी मिलन हम लोगों ने और क्या देखा था आप बताओ, मिलन का नाम किस भी चीज में देखा था हम लोगों ने। विनबैक्स की अगर बात करें, मित्र शक्ति की अगर बात करें, तो एक डिफेंस एक्सरसाइज जो हो किन किन कंट्रीज के साथ है। ओके, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ओके, ये भी दे रखा है यहाँ पे। ऐसे ही ना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ना कुछ ऑपरेशंस थे, इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, ताकि रेलवे में सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, या फिर जो बड़े बुजुर्ग वहां पे ट्रेवल करते हैं, छोटे बच्चे ट्रेवल करते हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। या आप लोगों ने भी देखा होगा कि रेलवे में या फिर ट्रेन्स में कोई क्राइम ना हो, उसकी
वो इंश्योर करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे स्टार्ट करती रहती है। तो ऐसे ही कुछ ऑपरेशंस है जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वहां पे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जा सकता है कि ऑपरेशन जीवन रक्षा जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। जीवन रक्षा रेलवे मिनिस्ट्री ने चलाया था, किस लिए? कि जो पैसेंजर्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, वो भी कि सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है हमें पैसेंजर्स की जो वो ट्रेवल करते हैं इंडियन रेलवे से। ओके, तो ऑपरेशन जीवन रक्षा हो गया, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा हो गया। ऑपरेशन नार्कोस, नार्कोस आप लोगों ने सीरियल देखा भी होगा, है ना। ओके, तो नार्कोस से आपने देखा कि ऑपरेशन नार्कोस की भाई कोई ड्रग ना सप्लाई हो रहा हो, ओके, स्मगलिंग ना हो रही हो किसी भी तरीके की, तो उसको रोकने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध की बात करें तो क्या है, जो इलीगल सेल होती है रेलवे टिकट्स की, आप जब रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहां पे इलीगल टिकट्स भी अवेलेबल हो जाती हैं, आप लोगों को इजीली मिल जाती हैं। तो उसी चीज को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध स्टार्ट किया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं अपने लिए। ओके, कल वाली जो क्लास थी हम लोगों ने देखी थी, उसमें जितनी भी मिसाइल्स थी हम लोग कवर कर चुके थे। ये सारी मिसाइल्स एक लिस्ट में हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दी हैं। तो आपको देखना है कि हम लोगों ने इसमें मिसाइल के बारे में लिख दिया, हमने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि ये किस टाइप की मिसाइल है। ओके, ये सरफेस टू सरफेस है या सरफेस टू एयर, इसकी रेंज क्या है, और इससे रिलेटेड अगर कोई अदर फीचर है तो वो भी इस टेबल में दे दी गई है। आप जाके जो हमारा फ्री जो बैच चल रहे हैं वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करके इसको, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये सारी मिसाइल्स जो हैं हम लोग कल क्लासेस में, कल या और जो इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें पढ़ चुके हैं। आपको आई होप कि आपको याद भी हो चुके हैं, बट अगर याद नहीं हुई है तो स्टिल एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा। ओके, तो आज हमारे क्लास में इतना ही है बस। बाकी कल क्लास में मिलते हैं, आप अपने रिव्यूज या फीडबैक भी हमें दे सकते हो। और कोई सब्जेक्ट आप लोगों को अगर लगता है कि और कोई सब्जेक्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए तो हम कर सकते हैं, आप बता दीजिएगा, आप सजेशन दीजिएगा। एक और चीज कि देखो, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो लेक्चर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोगों को फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं, है ना। वी आर ट्राइंग कि हम लोग चीजें आप लोगों को, अच्छी चीजें जो टू द पॉइंट है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। चाहे उसमें ये फ्री लेक्चर्स हो गए या फिर इनके शॉर्ट नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स जल्दी ही दे देंगे। ओके, वीकेंड पे जरूर जो भी लेक्चर्स कवर किए गए हैं वो हम लोग आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन वो अवेलेबल होंगे सिर्फ ऐप के ऊपर। ओके, तो जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया या इन कोर्स में रजिस्टर कर, ये बिल्कुल फ्री है, सिर्फ ₹1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और वो भी क्यों है? क्योंकि हम लोगों के हाथ में नहीं है वो चीज, क्योंकि फ्री कोर्स हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी थर्ड पार्टी ऐप है, हमारी खुद की हमारी एप्लीकेशन नहीं है, वो क्लास प्लस से हम लोगों ने ली है। ओके, तो वहां पे कोई कोर्स जनरेट करना पड़ता है, तो उसकी एक वैल्यू होती है, तो मिनिमम वैल्यू जो वो है ₹1 हम लोगों ने रखी है, ताकि आप उसमें रजिस्टर कर सको। और ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं या फिर पीडीएफ है या नोट्स हैं या इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो सारे के सारे एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।